प्रिय छात्रों, व्यवसायिक अध्ययन कक्षा 11वीं के अंतर्गत हम विदेशी व्यापार के बारे में जान रहे थे कि विदेशी व्यापार क्या कहलाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो देशों के बीच जब किसी भी प्रकार का माल का या सेवा का परस्पर आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है, तो वो विदेशी व्यापार कहलाता है। विदेशी व्यापार के अंतर्गत जो है एक देश के द्वारा दूसरे देश से माल को मंगवाया जाता है, जो कि विभिन्न नियमों और कानूनों के अंतर्गत होता है। यहाँ पर जो भुगतान प्रक्रिया होती है वो आयातक को निर्यातक के देश की मुद्रा के रूप में चुकानी होती है। तो यहाँ पर जो दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, निर्यातक और आयातक। तो निर्यातक मतलब जिस देश से माल को बेचने के लिए भेजा जाता है वो देश कहलाता है निर्यातक देश, और जो देश माल को खरीदता है वो कहलाता है आयातक देश। और इसमें तीसरा एक और प्रकार जो होता है वो पुनर्निर्यात विदेशी व्यापार जो कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जब एक देश दूसरे देश से माल को खरीदता है और खरीदकर अपने देश में उपयोग न करके किसी तीसरे देश को माल को वो बेच देता है, तो वो पुनर्निर्यात व्यापार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम जो विदेशी व्यापार की बात कर रहे हैं कि जब विदेशी व्यापार किया जाता है तो इसमें जो प्रमुख प्रलेख होते हैं, किन किन बिंदुओं पे कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आदेश पत्र जारी किया जाता है आयातक के द्वारा। तो विदेश से माल मंगाने के लिए जब आयातक मतलब यहाँ पर क्रेता जो है, क्रेता द्वारा जब सीधे या प्रत्यक्ष रूप से विदेशी उत्पादक को ऑर्डर देता है तो इसे हम क्या कहते हैं, आदेश कहते हैं। अब आदेश में जो है माल भेजने से संबंधित सभी निर्देश देना आवश्यक नहीं होता। ये आदेश जो होता है ये लिखित या मौखिक दोनों प्रकार का हो सकता है। तो सीधी सी बात यहां पर हो गई कि आदेश पत्र, तो विदेश से माल मंगाने के लिए जब आयातक या क्रेता जब सीधे प्रत्यक्ष रूप से विदेशी उत्पादक को आदेश देता है कि ये माल भेजना है, और इसमें कोई विशेष निर्देश की आवश्यकता नहीं होती। ये लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, तो वो कहलाता है आदेश पत्र। इस आदेश पत्र को हम जो है विदेशी व्यापार में क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं। ये जो है दो प्रकार का होता है, एक खुला या अपूर्ण इंडेंट और दूसरा होता है पूर्ण इंडेंट। तो अभी हम यहां देखते हैं खुला या अपूर्ण इंडेंट क्या है। ये जो है एक प्रकार का इंडेंट में खरीदने वाला जो है आयातक माल के संबंध में मूल्य, किस्म आदि का अधिकार जो है निर्यात एजेंट के ऊपर यहां पर छोड़ देता है, अथवा वह निर्यात एजेंट को माल क्रय करने के संबंध में खुली छूट दे देता है। तो ये कहलाता है खुला इंडेंट। अर्थात आयातक यहां पर जो है माल खरीदने के संबंध में जो है सीधा आदेश दे देता है, और माल का मूल्य कितना है, उसकी किस प्रकार की किस्म का माल भेजा जा रहा है, ये सारे अधिकार जो होते हैं वो निर्यातक के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है निर्यात एजेंट को जो है माल क्रय करने के संबंध में क्या दे देता है, खुली छूट दे देता है। तो ऐसा इंडेंट जो है खुला या अपूर्ण इंडेंट कहलाता है। दूसरा प्रकार हम देखते हैं इसमें पूर्ण इंडेंट क्या है। पूर्ण इंडेंट जो है जिसमें आयातक द्वारा संपूर्ण निर्देश दिए जाते हैं, अर्थात आयातक के द्वारा माल जो खरीदा जाना है उस माल के संबंध में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण निर्देश जो है निर्यातक को पत्र के माध्यम से भेजा जाता है कि इस प्रकार का माल इतनी क्वांटिटी में और भी जो शर्तें हैं उसके साथ माल को भेजा जाना है। तो इसमें जो है माल की किस्म होता है पूर्ण इंडेंट में कि किस किस्म का माल चाहिए, किस क्वालिटी का और ब्रांड कौन सा है, इसका स्पष्ट उल्लेख पूर्ण इंडेंट में वो करता है। दूसरा जो है माल की मात्रा का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, अर्थात कितनी क्वांटिटी में माल चाहिए उसका इसमें स्पष्ट उल्लेख होता है। और यहाँ पर बात आती है माप एवं तौल की। तो हर देश का माप और तौल क्या होता है, अलग अलग होता है। तो स्पष्ट रूप से ये उल्लेखित होना चाहिए उस देश की इकाई में माप और तौल को स्पष्ट किया जाए। जैसे हमारे इंडिया में केजी के हिसाब से चलता है तो अदर देशों में पॉइंट्स, तो उस हिसाब से माप और तौल को जो है वहां पर स्पष्ट किया जाना चाहिए। तीसरा बिंदु जो है माल सुरक्षित पहुंच सके इसके लिए माल की पैकिंग के संबंध में स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि माल
कितनी कितनी मात्रा में किस किस प्रकार की पैकिंग में होना चाहिए, तो माल सुरक्षित पहुंच सके इसके लिए माल की पैकिंग किस प्रकार की होना चाहिए, इसके लिए आयातक जो है निर्यातक को यहां पर स्पष्ट निर्देश देता है। फिर आयातक के द्वारा यह भी लिखा जाता है कि माल का मूल्य, किस मूल्य का माल चाहिए, जहाज का नाम, किस जहाज से माल को भेजा जा रहा है और किस समय भेजा जाएगा, फिर माल का बीमा जो है वो कराया गया है नहीं कराया गया, भुगतान तथा प्रसंविदा वाक्यों का उल्लेख किया जाना यहां पर अत्यंत आवश्यक है। फिर साथ ही इसमें माल के भुगतान के प्रकार का भी उल्लेख भी किया जाता है कि किस प्रकार से माल का भुगतान किया जाएगा, तो ये कहलाता है पूर्ण इंडेंट। तो पूर्ण इंडेंट वो एक ऐसा आदेश पत्र है जिसमें आयातक जो है माल को भेजने के संबंध में निर्यातक को संपूर्ण प्रकार के निर्देश देता है कि किस किस प्रकार से माल को भेजा जाना है, वो कहलाता है पूर्ण इंडेंट। अब यहां हम देखते हैं कि इंडेंट जो आदेश है इसमें क्या अंतर है। तो इंडेंट की जो प्रकृति है, ये आयातक द्वारा अपने विदेश स्थित निर्यात प्रतिनिधि को भेजा जाता है। इसमें जो क्रेता है, विदेश में जो निर्यात एजेंट है, जो निर्यात प्रतिनिधि है, उसके पास इंडेंट को भेजा जाता है, जबकि आदेश जो है आयातक द्वारा सीधे माल के उत्पादक या आपूर्तिकर्ता को भेजा जाता है। आदेश जो है सीधे उत्पादनकर्ता को भेज दिया जाता है, या जो माल की आपूर्ति करता है उसको भेज दिया जाता है आदेश। फिर निर्देश की बात करें तो इंडेंट में जो है माल भेजने संबंधी सभी आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं कि माल किस प्रकार से, कितनी मात्रा में, किस प्रकार की पैकिंग में और किस साधन से किस समय भेजे जाने, ये सारे निर्देश जो है इंडेंट के माध्यम से भेजे जाते हैं, जबकि आदेश में माल भेजने संबंधी सभी निर्देश देना आवश्यक नहीं है। फिर प्रयोग, इंडेंट का प्रयोग जो है केवल विदेशी व्यापार में ही होता है, जबकि आदेश जो है वो दोनों देशी और विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार में किया जाता है। फिर प्रकार, इंडेंट जो होता है दो प्रकार का, जैसे एक बताया था हमने पूर्ण और दूसरा अपूर्ण, तो ये दो प्रकार का इंडेंट होता है आदेश, जबकि एक ही प्रकार का होता है। फिर प्रणाली की बात करें, तरीका, तो ये एक अप्रत्यक्ष प्रणाली है, डायरेक्ट प्रणाली नहीं। क्यों? क्योंकि ये निर्यातक प्रतिनिधि के पास भेजा जाता है, इसलिए ये माल मंगाने की क्या है, अप्रत्यक्ष प्रणाली है। जबकि आदेश सीधे उत्पादनकर्ता या आपूर्तिकर्ता के पास भेजा जाता है, इसलिए ये डायरेक्ट प्रणाली है। फिर प्रारूप की बात करें अंतिम, तो इंडेंट का जो प्रारूप होता है वो लिखित होता है और इसका एक प्रारूप क्या होता है, निश्चित होता है। जबकि आदेश लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। यदि लिखित है तो भी जरूरी नहीं कि इसका कोई एक निश्चित प्रारूप हो। तो ये इंडेंट और आदेश में क्या अंतर है ये हमने देखा। यहां पर कुछ और बिंदु इसमें, जैसे साख पत्र। साख पत्र क्या होते हैं, आयातक के द्वारा जो निर्यातक से माल खरीदा जाता है उस माल का भुगतान समय पर हो सके, इसके लिए बैंक से जो है आयातकर्ता अपने बैंक से एक साख पत्र को जो है प्रमाणित करवाता है, जो कि निर्यातकर्ता के पास उसकी पास कापी भेजता है। इससे निर्यातकर्ता निश्चिंत हो जाता है कि जो आयातकर्ता को माल वो भेज रहा है उसका भुगतान उसे समय पर हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है व्यापारिक साख पत्र की भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है, चूंकि निर्यातकर्ता आयातकर्ता को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, अतः निर्यातकर्ता को सदैव माल के भुगतान की जोखिमता क्या होती है, बनी रहती है। अतः इस जोखिम से बचने के लिए जो है निर्यातकर्ता के पक्ष में आयातकर्ता द्वारा अपने बैंक से एक साख पत्र की व्यवस्था की जाती है। तो साख पत्र क्या है, ये क्या है, एक साख पत्र विदेशी क्रेता की प्रार्थना पर उसी के बैंक द्वारा जारी किया हुआ एक पत्र होता है, जिसमें यह सूचना होती है कि निर्यातकर्ता द्वारा जारी किए गए बिल को उसके द्वारा स्वीकार किया जाएगा। अर्थात निर्यातकर्ता द्वारा जो है आयातकर्ता को जो माल भेजा जाता है, तो जब उसका बिल के भुगतान की बात आती है तो यहाँ पर वो बैंक से उसको गारंटी होती निर्यातकर्ता को कि यदि यहाँ पर क्रेता के द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा, आयातक के द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा, तो बिल, उसका बिल जो है बैंक के द्वारा स्वीकार हो जाएगा। इसके जो प्रमुख लाभ हैं, निर्यातकर्ता को भुगतान की निश्चितता हो जाती है।
अर्थात निर्यातकर्ता को ये निश्चिंतता रहती है कि उसका भुगतान समय पर हो जाएगा। पर दूसरा जो है, बिल को तुरंत पराक्रमण कराया जा सकना संभव हो जाता है। फिर नंबर 3 है, विनिमय नियंत्रणों की छानबीन से सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। अर्थात विनिमय जो प्रक्रिया की जा रही है उसकी छानबीन से उसको सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। फिर नियोक्ताकर्ता जो है नंबर 4, इसके आधार पर जो है बैंक से ऋण प्राप्त करने में उसे आसानी हो जाती है। और 5वां जो है, आयातकर्ता को शर्तों के अनुसार माल प्राप्त हो जाता है और उसी के अनुसार वो उसका भुगतान कर सकता है। तो ये साख पत्र कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं चार्टर पत्र क्या है। चार्टर पत्र जो है, जब माल को जो है हम जहाज पर बड़ी मात्रा में भेजते हैं तो क्या करते हैं, उस समय हम पूरा का पूरा जहाज किराए से ले लेते हैं या जहाज का एक पार्ट या एक भाग किराए से ले लेते हैं। तो जब माल जो है बड़ी मात्रा में भेजना होता है तो पूरा जहाज या उसका कुछ भाग किराए पर लेने हेतु अनुबंध किया जाता है। यहाँ पर आयातक और आपके या फिर निर्यातक और जहाजी कंपनी के बीच में एक अनुबंध होता है। वो अनुबंध कैसा होता है कि या तो जहाज में पूरे जहाज में पूरा माल जाएगा या उसका कुछ एक भाग में, इसका किराए हेतु क्या होता है, अनुबंध होता है। तो ऐसी दशा में जहाजी कंपनी एक प्रपत्र देती है जिसे हम चार्टर पार्टी कहा जाता है। अर्थात ये जहाज को किराए पर लेने का क्या है, एक अनुबंध कहलाता है। ये जो है चार्टर पार्टी क्या है, जहाज को किराए पर लेने का एक अनुबंध है, वो कहलाती है चार्टर पार्टी। अब नेक्स्ट है जहाजी बिल्टी। जहाजी बिल्टी क्या है, जब माल को जहाजी कंपनी के कार्यालय पर भेज दिया जाता है तो कंपनी मालिक जो है निर्यातक को उसकी जहाजी बिल्टी बनाकर देता है। निर्यातक जब जहाजी कंपनी के पास माल को तैयार करके भेज देता है तो यहां पर जो है जहाज कंपनी का मालिक जो है निर्यातक को एक बिल बनाकर देता है, जो जहाजी बिल्टी कहलाती है। इस जहाजी बिल्टी में जहाजी कंपनी द्वारा माल प्राप्ति की रसीद तथा किराए का क्या होता है, अनुबंध होता है। अर्थात निर्यातक द्वारा जो माल आयातक के पास बेचने के लिए भेजा जा रहा है उसकी माल की रसीद और किराए का अनुबंध कि कितना किराया लगना है, वो जहाजी बिल्टी में होता है। अब इसके जो कार्य हैं प्रमुख, नंबर 1, ये जहाज पर माल लादे जाने की रसीद होती है। ये क्या है कि माल को जहाज पर लादे जाने की क्या है, रसीद है। दूसरा क्या है, ये जहाजी किराए का क्या है, एक अनुबंध है जिसमें जहाजी कंपनी द्वारा माल को ले जाए जाने की शर्तों का इसमें उल्लेख है। तीसरा, ये माल के अधिकार पत्र का कार्य करती है। और चौथा, ये एक क्या है, संपत्ति है जो ऋण प्रतिभूति के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो जहाजी बिल्टी जो है ये एक प्रकार की संपत्ति भी है। इस आधार पर जो है यहाँ पर निर्यातकर्ता जो है यहाँ पर प्रतिभूति के रूप में बैंक से ऋण उठा सकता है। तो ये ऋण प्रतिभूति के रूप में भी कार्य करता है। तो ये चार्टर पार्टी क्या है और जहाजी बिल्टी क्या है, इन दोनों में हम अंतर देखें, जहाजी बिल्टी एवं चार्टर पार्टी में अंतर। तो माल की मात्रा, जहाजी बिल्टी ये उस समय प्राप्त होता है जब माल सामान्य रूप से अन्य मालों के साथ भेजा जाता है। अर्थात जब माल कम होता है, बहुत सारा माल, बहुत सारे व्यापारियों का माल जब एक साथ जा रहा है तब उस समय ये जहाजी बिल्टी बनती है। अर्थात सामान्य रूप से अन्य मालों के साथ भी इसको भेजा जा रहा है। जबकि चार्टर पार्टी जो बताया हमने, ये क्या है, कंपनी पूरे जहाज या उसके एक भाग को किराए पर लेती है। अर्थात उस पूरे जहाज में उसी निर्यातकर्ता का माल जा रहा होता है या उसके एक भाग में उसी निर्यातकर्ता का माल जा रहा होता है। तो पहला अंतर जो है माल की मात्रा, यदि माल कम मात्रा में है तो उसके लिए जहाजी बिल्टी बनती है, और माल यदि बहुत अधिक मात्रा में है तो उसके लिए चार्टर पार्टी बनती है। फिर किराए की बात करें, जहाजी बिल्टी का जो किराया है वो पूर्व में ही चुका दिया जाता है। अर्थात यहां पर जो जहाजी बिल्टी में कितना माल भेजा जाना, उसका जो भी जितना किराया बनता है वो पहले से ही पूर्व में चुका दिया जाता है। जबकि चार्टर पार्टी में इसका किराया जो माल जब निर्दिष्ट स्थान पर सुरक्षित पहुंचाने पर ही दिया जाता है। अर्थात जहाज के द्वारा जब माल
निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच जाता तब उसका पूरा किराया चुकाया जाता है। फिर प्रकृति की बात करें तो जहाजीबिलिटी जो है माल प्राप्ति की रसीद एवं अनुबंध दोनों का कार्य करती है। जहाजीबिलिटी जो है ये माल की प्राप्ति की रसीद के रूप में भी और अनुबंध के रूप में भी, ये दोनों के रूप में काम करती है। जबकि चार्टर पार्टी जो है वो सिर्फ किराए का अनुबंध है। चार्टर पार्टी जो है ये सिर्फ एक प्रकार का क्या है, किराए का अनुबंध ही करती है। फिर संलग्न प्रलेख, इसमें बिल्टी के साथ अन्य कोई प्रलेख नहीं देते, जबकि जहाजी बिल्टी में के साथ जो भी प्रलेख है उन सबको संलग्न इसमें किया जाता है। अवधि, ये जो है जहाजी बिल्टी किसी समय अवधि के लिए नहीं लिया जाता, कोई एक निश्चित इसका टाइम नहीं होता, अर्थात जब पूरा सब सामान इकट्ठा हो जाएगा तब माल जो है निर्धारित स्थान के लिए रवाना होगा। जबकि चार्टर पार्टी में ऐसा नहीं होता, इसमें यहां हमने किराए का अनुबंध किया और माल जो है वो समय के साथ रवाना हो जाता है, अर्थात कि इतने निश्चित समय में उस उक्त स्थान तक ये सामग्री पहुंच जाए, इसके लिए जो है चार्टर पार्टी का प्रयोग किया जाता है। तो ये जहाजी बिल्टी और चार्टर पार्टी में प्रमुख अंतर। इसके बाद है कप्तान की रसीद। ये क्या है कप्तान की रसीद? तो जब जहाज में माल को लाद दिया जाता है, अर्थात जब जहाज में माल को चढ़ा दिया जाता है तो माल के लदने की कप्तान के द्वारा एक रसीद दी जाती है, जिसे हम कप्तान की रसीद कहते हैं। कप्तान इस बात का प्रमाण होती है कि माल निर्यात हेतु जहाज पर चढ़ा दिया गया है। इस रसीद को दिखाने पर ही जहाजी बिल्टी प्राप्त होती है। तो कप्तान की रसीद जो है कप्तान के द्वारा एक प्रमाणीकरण है ये कि माल जो है वो जहाज पर लद चुका है, वो कहलाती है कप्तान की रसीद। ये दो प्रकार की होती है, एक स्वच्छ रसीद और दूसरी होती है दूषित रसीद। तो यदि माल की पैकिंग बहुत अच्छी है तो स्वच्छ रसीद दी जाती है। यह प्रमाणीकरण कौन देता है? कप्तान, जो कैप्टन होता है जहाज का वो। और दूसरी तो रसीद क्या है, जब जहाज में लादे गए माल की पैकिंग क्या है, खराब होती है, तो उसे हम दूषित रसीद कहते हैं। तो यह है कप्तान की रसीद। फिर एक और बिंदु इसमें मूल स्थान का प्रमाण पत्र। मूल स्थान के प्रमाण पत्र से तात्पर्य यहाँ पर निर्यातक के द्वारा जो माल निर्यात किया जा रहा है उस निर्यातित माल का उत्पादन जो है उसी देश में हुआ है, इस आशय से एक प्रमाण पत्र जो है निर्यातक के द्वारा दिया जाता है, वो कहलाता है मूल स्थान का प्रमाण पत्र। तो कुछ देश जो है क्या करते हैं, किन्हीं विशेष देशों के बने हुए माल पर करों में छूट प्रदान करते हैं। ये तभी होता है जबकि ये प्रमाणित किया जाए कि ये माल जो है उन्हीं विशेष देशों में तैयार किया गया है जिसका प्रमाण पत्र जो है आयातक को दिया जाता है। मूल स्थान के प्रमाण पत्र के अंतर्गत जो है उस देश के द्वारा जो माल उत्पादित किया गया है तो व्यापारिक संधि के अनुसार जो है उसी देश के द्वारा तैयार किए गए माल पर जो है आयातक देश के द्वारा जो है कुछ विशेष छूट दी जाती है। तो इस आशा से यहाँ पर निर्यातक के द्वारा जो है एक प्रमाण पत्र आयातक को देना होता है, जिसमें यह सिद्ध होता है कि जो माल निर्यात किया जा रहा है वो उसी देश में उत्पादित किया गया है। निर्यातक जो है अपने देश में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समक्ष जो ये घोषणा करता है कि जो माल निर्यातित किया जा रहा है वो उसके उसी देश में माल को उत्पादित किया गया। तो ये जो है मूल स्थान का प्रमाण पत्र और कप्तान की रसीद। अंतिम जो है बंधक पत्र क्या है? ये जब निर्यातक आयातक को बैंक के माध्यम से बिल द्वारा भुगतान प्राप्ति के लिए अधिकार पत्र देता है तो बिल के भुगतान में 90 से 100 दिन का समय लगता है। इस स्थिति में निर्यातक को भुगतान प्राप्ति की अवधि तक प्रतीक्षा कठिन होती है। तो यहाँ पर जब निर्यातक आयातक को बैंक के माध्यम से बिल का भुगतान करने का अधिकार पत्र देता है, साख पत्र, तो यहाँ पर उस बिल का भुगतान करने में काफी समय लग जाता है। ये 90 दिन से 100 दिन से या 1 महीने से भी ऊपर काफी टाइम लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में निर्यातक को जो है भुगतान की प्राप्ति के लिए उसका जो समय है उसकी प्रतीक्षा करना उसको कठिन होता है। तो वो क्या करता है, बैंक को एक बंधक पत्र लिखकर देता है कि यदि आयातक ने बिल नहीं छोड़ाया तो माल का अधिकार बैंक का
होगा। यहां पर जो है यदि आयातक के द्वारा समय पर माल नहीं छोड़ाया जाता तो ये माल पर संपूर्ण अधिकार जो है किसका होगा, बैंक का। तो यहां बैंक को जब अपने नाम का अधिकार पत्र प्राप्त हो जाता है तो वह कुल रकम का एक बड़ा हिस्सा तुरंत निर्यातक को दे देता है। अब यदि बिल आयातक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए तो बैंक उस माल को, संपूर्ण माल को बेचकर अपनी राशि क्या कर लेता, वसूल कर लेता है। ये पत्र जो है बैंक अपने हितों की सुरक्षा के लिए निर्यातक से लिखवाता है। तो ये क्या है, बंधक पत्र, अर्थात बैंक जो है साख पत्र के आधार पर निर्यातक को जो गारंटी देता है। तो यहां पर यदि आयातक के द्वारा समय पर माल नहीं उठाया जाता तो उसका भुगतान जो है निर्यातक को, वो आयातक के माल को बेचकर उसका भुगतान कर देता है। तो ये बंधक पत्र है। कुछ प्रश्न इससे जुड़े हुए, विदेशी व्यापार के प्रलेख इंडेंट से आशय व उसके प्रकार को समझाइए। इंडेंट और आदेश में क्या अंतर है वो लिखिए। साख पत्र क्या कहलाता है उसके प्रमुख लाभों को लिखिए। और चार्टर पार्टी व जहाजी बिल्टी से क्या आशय समझाइए। फिर इनमें अंतर, जहाजी बिल्टी और चार्टर पार्टी में प्रमुख अंतर लिखिए। और कप्तान की रसीद व मूल स्थान के प्रमाण पत्र से क्या आशय समझाइए। और अंतिम जो है बंधक पत्र से क्या आशय है समझाइए।